हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल ही अच्छे होंगे और नीट की अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। हम लोग जो आपको सपोर्ट करने की सीरीज में इधर चैप्टर नंबर 2 पर हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर। आज पार्ट नंबर 2 इसका करेंगे। ये पूरे डिटेल्ड वीडियोस हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। सारे कॉन्सेप्ट इसी से आने वाले, मतलब मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस कर रहा हूं। तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो सारे सवाल यहीं से पूछे जाने वाले हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन जरूर लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे मिल जाएंगे। और इसके पहले के चैप्टर्स का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके देख सकते हैं। क्लास 11 फिजिक्स ऑलरेडी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 12 फिजिक्स चालू है। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा ये नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये 12th के लिए ना ये जेई के लिए, आपको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो आपको इसका ट्रेमेंडस बेनिफिट होने वाला है। तो ये रहा इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें डिस्कशन में आएंगी। आपको एक ही जगह सारे वीडियोस देखने को मिल जाएं तो मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। यहां पर देखिए सारे, ये 11th है, ये 12th है, और यहां पर नीट क्लास 11 गोल्ड सीरीज, ये जो गोल्ड सीरीज है इसके जो भी चैप्टर या उसके जो पार्ट हैं आप डायरेक्टली प्ले पर क्लिक करके देख सकते हैं और आपका समय नहीं बर्बाद होगा और सारे कॉन्सेप्ट, सारे चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो जो बच्चे लर्निंग करना चाहते हैं, फिजिक्स में बड़ा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो जरूर इसको देखें। और स्कोर फिजिक्स में करना ही पड़ेगा, क्योंकि बायो में कितना भी पढ़ लीजिए 360 में 360 ही तो ला पाएंगे, फुल में फुल, इससे ज्यादा तो लाएंगे नहीं। क्या आपका 360 पे सिलेक्शन होगा? क्या आपका 460 पे सिलेक्शन होगा? क्या 560 पे सिलेक्शन होगा? आंसर नहीं हो रहा आजकल। 605, 610, अब तो और बढ़ती जा रही है कंपटीशन। तो आपको साथ में फिजिक्स को कर लेना ही पड़े, किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते, फिजिक्स को भी नहीं छोड़ सकते। खैर, ये जो ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक है ये आपको कहां मिलेगा? एक तो होम पेज पे देखा, अरविंद एकेडमी नीट वाले चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। इसको क्लिक करें और ये पहले वाले को आप हिट कर दें, क्लिक कर दें, तो आपको ये खुल जाएगा। फायदा देखिए, इसको एक तो होम पेज पे देख सकते हैं, दूसरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगा वहां, क्योंकि वीडियो आप देख रहे होंगे तो कहां जाएंगे? होम पेज पे। सीधे डिस्क्रिप्शन में क्लिक मारा और ये ओपन हो गया। जो वीडियो चाहते हैं वो आप देख पाएंगे। नो टाइम वेस्टिंग, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, इजी एक्सेस रहने वाला है आपके लिए। तो आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए आ सकते हैं। वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड करूंगा, आपको मिलेगा और आप नोट्स बना पाएंगे। बिना नोट्स के रिवीजन करते बनेगा नहीं। और कुछ बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कि अरविंद एकेडमी ऐप पर कई नीट से रिलेटेड मटेरियल्स अवेलेबल है जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर सकते हैं, आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टोर सेक्शन में जाके चेक कीजिए कि नीट के लिए क्या मटेरियल है और लेकर अपनी पढ़ाई को और आसान बना सकते हैं। चलिए आज की पढ़ाई पर शुरू करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। पहली बात शुरू करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल। तो जिन सरफेसेस पर हमारा पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, वो सरफेसेस कहलाती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। यानी वो सरफेसेस जहां पर आपको पोटेंशियल एक ही मिले। जैसे आप एक पॉइंट चार्ज ले लें तो ये अगर स्फीयर बना दें, फुटबॉल समझिएगा, ये सर्किल नहीं है, फुटबॉल है, तो यहां पर जो भी आप वोल्टेज लेते हैं, मान लीजिए पोटेंशियल 10 वोल्ट मिला, तो हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बेटा 10 वोल्ट मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए वो होता है V = 1/4πε0 Q/r। तो जब सबके लिए आपने R सेम कर रखा है तो पोटेंशियल भी सेम होगा। हां, दूसरा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो बाजू में आप बना सकते हैं और ये पता लगा अगर 10 वोल्ट है तो वो आप कह सकते हैं 5 वोल्ट है, मतलब घट जाएगा। आपको मालूम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर आप मूव करते हैं तो पोटेंशियल घटता जाता है।
और उल्टी दिशा में आएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से ये जो पॉइंट चार्ज होता है उससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, कितनी बनती है? इनफाइनाइट। कोसेंट्रिक आप देख लीजिए, स्फेरिकल सिमेट्री यानी कोसेंट्रिक, और फिर ये सारी फुटबॉलें बनाते चली जाएं तो कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी? इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल सिमेट्री होती है और इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाती है पॉइंट चार्ज के लिए। खैर, आगे की बात को लेके चलते हैं। अब यहां पर कुछ बातें, प्रॉपर्टीज जो एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस जब बोला ही है सेम पोटेंशियल, तो दो पॉइंट के बीच में काहे का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं। भाई ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये VA और VB में क्या डिफरेंस होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम है, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। अगली बात करते हैं, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट ऐसे कर देगी बेटा, मान लो A है B है, तो इसका वाला पोटेंशियल यहां इसके आधार पर होगा VA और इसके आधार पे होगा VB। तो एक पॉइंट पर फाइनल पोटेंशियल दो आपको मिल जाए, ये संभव नहीं है। आप समझ पाए मेरी बात? VA और VB दो पोटेंशियल एक पॉइंट पे हो नहीं सकते हैं, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी बात हम लोग करते हैं यहां पर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप मूव करते हैं तो कोई वर्क डन तो करना नहीं पड़ता। भाई आप देखिए इस बात को, ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और आप A से लेकर B तक जा रहे हैं तो यहां वर्क डन A से B का आप क्या लिख देंगे? Q इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V तो है 0, इसलिए वर्क डन होता है 0। A से B अगर मूव भी करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर तो वर्क डन आपको 0 मिलता है। इससे और एक और कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर दिशा में होती हैं। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर इधर, इससे परपेंडिकुलर इधर, ये वाली बात करें तो यहां ऐसे, यहां की बात करें तो ऐसे। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको काफी आसानी होगी। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो आपके दिमाग पे रखना चाहिए, आपको रखने चाहिए कि दो पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से। बड़ी अच्छी बात। आगे दिखाते हैं कुछ आपको एग्जांपल्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। अगर आपका पॉइंट चार्ज है, प्लस है, तो आप देखते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कोसेंट्रिक स्फेरिकल कोसेंट्रिक स्फीयर्स बन जाते हैं और इसके पास से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल गिरता जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल गिरता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ये 40 वोल्ट है, तो ये 30 वोल्ट है, तो ये 20 वोल्ट है, तो ये 10 वोल्ट है। इस तरीके से गिरता जा रहा है। निगेटिव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका 40 इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटेगा, 40, 30, 20, 10। तो नेगेटिव के लिए ऐसे और पॉजिटिव के लिए ऐसे, जैसे आपने देखा कोसेंट्रिक स्फीयर्स मिलते हैं। कितने इक्विपोटेंशियल? इनफाइनाइट दोनों के केस में। अच्छा, कैपेसिटर की भी बात कर लेते हैं। कैपेसिटर ले लीजिए या दो पैरेलल प्लेट्स ले लें जहां पर इक्वल चार्ज डेंसिटी आपने दी है, तो यहां पे भी आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस तरीके से, यहां अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस लेने जावें तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल गई V1 की और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल गई V2 की। तो ये एक प्लेनर व्यू में इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिल जाती हैं अलग अलग, जैसे कि यहां देखा इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। तो ये दो चार्ज प्लेट के बीच में इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं, अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कोई लाइन है उस पे चार्ज है, तो आपको मिलते हैं कोसेंट्रिक सिलेंडर्स। ये देखिए, ये यहां इस पे चार्ज है, इस पे पतली सी लाइन है और उस पे चार्ज है, तो कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे? सिलिंड्रिकल सिमेट्री आ जाएगी। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बना सकते हैं और सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ध्यान रखिएगा, एक सरफेस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल सेम है, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दूसरा वोल्टेज है जो कि सेम है। मतलब आप
कई बच्चे इससे गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए 40 वोल्ट है, तो दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस लेंगे तो इसका मान लो 30 वोल्ट है, तो ये अलग है, यहां 30-30 सेम है और इस पे 40-40 सेम है। ऐसा मत समझ लेना कि ये भी इक्विपोटेंशियल ये भी इक्विपोटेंशियल तो दोनों 40-40, ये मतलब नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जब पर इक्वल पोटेंशियल है, दूसरी इक्विपोटेंशियल तो वहां दूसरा हो सकता है, लेकिन जो होगा वो सेम होगा उस सरफेस के लिए। ये पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस टू पॉजिटिव एंड इक्वल चार्जेस के लिए, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस डॉटेड लाइन से दिखाई, इसको पहचान लीजिए, आ जावे तो उसको निपटा मारिएगा। अगली बातचीत करते हैं, अगर हमारे पास एक प्लस और एक माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस डॉटेड लाइन से दिखाई गई है और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके सामने मौजूद है। इसको भी अंदाजा रखिए कि इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आती हैं। दो मेजर बातें इसके अंदर, पहली कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस एट ऑल प्लेसेस। कहने का सिंपली मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनावेंगी। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर आप बढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये दो बातें इसके अंदर कही गई हैं जो आपको दिमाग में रख लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल विल ड्रॉप। बहुत अच्छी बात, तो ये आप पकड़ पाए। अगली बात लेते हैं, एक हम लोग सवाल लेते हैं और ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, कई बच्चे समझ नहीं पाते, मैं समझाता हूं आपको। तो लिखा है इक्विपोटेंशियल स्फीयर्स आर ड्रॉन अराउंड ए पॉइंट चार्ज, एक प्लस चार्ज ले लेते हैं और ये मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देता हूं। दो ड्रॉ किए, अभी समझते हैं फिर आगे ड्रॉ करेंगे। एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे और दूरी पर जाएं, ये मान लीजिए डिस्टेंस आपका r1 है, ये डिस्टेंस आपका r2 है, ये पोटेंशियल v1 है, इसका पोटेंशियल v2 है। बढ़िया। अवे फ्रॉम द चार्ज विल द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फीयर्स हैविंग ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और रिमेन सेम। क्या कह रहा है कि इसमें जो स्पेसिंग है, इसमें स्पेसिंग है r2 माइनस r1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v1, क्योंकि v2 से बड़ा है तो v1 माइनस v2। अब इतना पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए, इतना पोटेंशियल डिफरेंस रखने के लिए अगर हम इससे दूर चले जाएं, मान लो यहां चले जाएं, तो हमारा जो अगला हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, ये डिस्टेंस जो यहां पर थी r1 माइनस r2, ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, दिस इज द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए दूर जाने पर आपकी स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस घट रही है कि बढ़ रही है। बात पकड़ में आ गई ना आपके। यहां पर ये स्पेसिंग थी जो कि थी क्या उल्टा तो नहीं लिख गए, r2 माइनस r1 लिखिए ये, और ये जो स्पेसिंग थी जब दूर गए तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमको यहां भी v1 माइनस v2 चाहिए, उसके लिए ये स्पेसिंग घटी है, इसकी अपेक्षा बढ़ी है या कोई फर्क नहीं पड़ा है। खैर देखते हैं और बड़े सरलता से सवाल को करेंगे। तो हम v1 इज ग्रेटर देन v2 हम जान ही गए हैं, कलर ले लेते हैं येलो। v1 इज ग्रेटर देन v2, इस कंडीशन के लिए v1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1। v2 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2। बढ़िया। अब v1 माइनस v2 निकाल लेते हैं, तो v1 माइनस v2, v1 से v2 घटा दीजिए तो सारी बातें आ जाएंगी कॉमन और ये बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। एलसीएम ले लीजिए तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। बढ़िया। अब हम इसको क्या करते हैं, r2 माइनस r1 को एक तरफ करते हैं, बाकी एक्सप्रेशन को एक तरफ। तो दिस इज r2 माइनस r1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v1 माइनस v2 अपॉन q इंटू यहां पे r1 इंटू r2 भी। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आपके पास आया। अब यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन में सब कुछ कांस्टेंट है, मैं थोड़ा ऊपर करूंगा,
ये देखना है कि R2 माइनस R1 घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहां पर ये सारी चीज कांस्टेंट है, V1 माइनस V2 भी कांस्टेंट है क्योंकि सवाल में बोला गया है। तो यहां पर क्या दिखा, सो R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू R2, क्योंकि बाकी चीज कांस्टेंट थी। और क्योंकि आप दूर जा रहे हो तो R1 इंटू R2 बढ़ रहा है, क्योंकि R1 बढ़ा रहे हो R2 भी बढ़ा रहे हो दूर जाने पर। तो इफ R1 इंटू R2 जो कि यहां पर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है R2 माइनस R1 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही ना? तो दिस विल इंक्रीज स्पेसिंग। ये आपका आंसर हो गया। ये लॉजिक इसमें लगेगा। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बता दें, क्योंकि ऐसे सवाल वगैरह आपके यहाँ टपकते रहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं हट जाता हूं, अगली चीज को आपके सामने पेश करता हूं। तो ये इसको आप पॉज करें और इसको बेटा नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके। अगले कदम पर चलते हैं और यहां पर अगली बात पे आ गए कि पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जानते तो आप हैं ही हैं, ये रिंग है इसको चार्ज दे दिया है आपने। तो जब चार्ज दे देते हैं तो इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, तो इसके सेंटर पर देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो रिंग है, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो भी फॉर्मूला ये है, और ये अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो भी इसके सेंटर पर यही फॉर्मूला वैलिड है। यहां पे देखिए लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज हो, बराबर चार्ज, या अलग अलग चार्ज, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, फॉर्मूला दोनों के लिए इस केस में वैलिड है। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसके सेंटर पर आपका जो पोटेंशियल रहेगा वो ये रहेगा। दूसरी बात, इसकी एक्सेस की बात करते हैं। एक्सेस का मतलब है कि ये अगर आपके पास रिंग है तो इस रिंग में ये इसकी एक्सेस हो गई। देखिए ये इस एक्सेस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस पे चार्ज है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहां पर V इज इक्वल टू, अगर मैं इसको R0 ले लूं, ये देखिए R था, ये कैपिटल R था, तो ये R0 जो हो जाएगा पाइथागोरस से R² प्लस R²। तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R0 लिख सकते हैं, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R² प्लस R²। ये फॉर्मूला आपके लिए वैलिड हो जाता है अगर सेंटर से R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू रिंग, चार्ज रिंग। ठीक है, और देखिए इसका ग्राफ बना लीजिए। अब जब आप इसका ग्राफ बनाते हो बेटा, तो ग्राफ में क्या दिखाई पड़ता है, क्योंकि सेंटर पे जो पोटेंशियल था वो ये रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q रहा, और यहां R² प्लस R² रहा, तो ये आपको गिरता जाता है पोटेंशियल। फॉर्मूले से नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर आपका इस R के साथ साथ एक और R जुड़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है V घटेगा। तो V इस तरह से घटता है, सेंटर पर आपको मिलता है मैक्सिमम, बाकी जगह घटता है। तो ये चार्ज रिंग के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस पे एक दो सवाल लगा लेते हैं जिससे हमें और समझने का मौका मिल जाए। तो ये है एक चार्ज Q 10 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस ऑफ 3 मीटर प्लेस्ड ऑन ए XY प्लेन। XY प्लेन में प्लेस किया हुआ है, और विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट दिस वन। ये देखिए Z एक्सेस पे पॉइंट है। तो अगर मैं बनाऊं आपको समझाने के लिए, ये XY प्लेन ले लूं मैं, ये देखिए XY प्लेन ले लिया। XY प्लेन कैसे लिया, ये देखिए इधर X डायरेक्शन ले लिया, इस तरफ Y डायरेक्शन लिया, और Z डायरेक्शन ऊपर हो गया। देखिए हमेशा जो होता है ना, ये XYZ कैसे दो रूल इसमें काम करते हैं। XYZ कहीं बना सकते हैं आप, कैसा बना सकते हैं, बस दो बात का ध्यान रखना होता है। एक, XYZ के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहे, ऑर्थोगोनल रहे, और X क्रॉस Y करें तो Z मिल जाए,
वेक्टर वाली की बात कर रहे हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो x क्रॉस y करें तो z मिल जाए। तो देखिए x क्रॉस y क्या z, तो बिल्कुल परफेक्ट है। कोई बच्चा अगर नीचे z बना देगा तो गलत हो जाएगा, वो सही तरीका नहीं है। खैर, अब यहां की बात करते हैं, ऐसे बना दिया और जो पॉइंट था ये 004 वो यहां कहीं लाई करेगा, x0 y0 और z पर 4 है। बड़ी अच्छी बात। इसका रेडियस बेटा कितना है, आप बात देखें तो यहां बना लेते हैं। ये रेडियस कहा है 3 मीटर है क्या, ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर। हमको तो ये डिस्टेंस चाहिए होती है बेसिकली, ये r0 थी ना, 3 मीटर ये हो गया, 4 है तो ये 4 ये हो गया हमारे लिए। अब हम समझ गए, ये 5 आ जाएगा, पाइथागोरस हम जानते हैं। तो r0 यहां क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5। ये तो बहुत निपटाया है हम लोगों ने। तो पोटेंशियल क्या रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R0, जैसे कि बातचीत आपसे की गई थी। तो पोटेंशियल क्या रहा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं वैल्यू ही रख देता हूं, तो इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो कूलाम, ये देखिए, और साथ में R0 की वैल्यू है 5 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.8 × 10⁴ वोल्ट, और ये आपका देखिए आंसर आ गया। कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी, थोड़ा सा लॉजिक है बस। मैं हटता हूं, पॉज करके आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। और अगला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, नोट कर चुके होंगे। अगला भी बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सवाल आपको कराता हूं, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं और यही आपको गवर्नमेंट कॉलेज या शानदार रैंक दिलवाएंगे, है ना। अगर ये सब सवाल आप नहीं लगाएंगे तो थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होगी। तो खैर, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r। क्या है, कुछ ऐसा मामला है, 2 रिंग से एक जैसी हैं और कोएक्सियली प्लेस्ड हैं, एक्सेस एक ही जगह है दोनों की। अब इसका जो रेडियस है, इनका भी r, इनका भी r, और ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको a भी कह दो, ये भी साहब r है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़ी अच्छी बात। इफ Q1 Q2 आर रेस्पेक्टिवली द चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यानी इस पे चार्ज आपका Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है ऑन द 2 रिंग्स। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग हैविंग चार्ज Q1 टू द अदर रिंग। A से B तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और चार्ज कितना है Q। तो हम जानते हैं वर्क डन हो जाएगा A से B जाने में Q इंटू डेल्टा V। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, मतलब Q इंटू VB माइनस VA। तो Q तो हमको पता है, VB माइनस VA हमको निकालना है, बस जहां निकाला सवाल खत्म। तो चलिए इसके लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले पकड़ते हैं VA। तो देखिए VA पे क्या हो जाएगा, एक तो ये खुद का पोटेंशियल बनावेगा V1 अपना सेंटर पर, दूसरा इस Q2 वाला बनाएगा, इस तरह का आप ले लीजिए। यहां से ये R0 का फिगर, जो कि अगर R है, ये R है, तो ये R√2 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा दिया है, R² प्लस R² का अंडर रूट विच इज R√2। तो ये डिस्टेंस 2 के लिए वैलिड हो जाएगा। तो दिस इज V1 प्लस V2, है ना, इसकी वजह से यहां प्लस इसकी वजह से यहां पोटेंशियल। अब इसको जोड़ मारिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आता है। V1 का मतलब Q1 अपॉन R, तो ये रहा Q1 अपॉन R प्लस दूसरा Q2 अपॉन ये डिस्टेंस R√2। ये देखिए, ये एक अलग मामला है, ये समझ गए VA है। इसी तरह VB लिख लेते हैं। तो VB लिखने चले, अगेन वहां पे भी ये ले गए आप, और सेम ही आएगा, वैल्यू बात करो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपने लिखी, और उसके बाद क्या लिखा अपनी वजह से, तो Q2 अपॉन R प्लस Q1 की वजह से, तो प्लस Q1 अपॉन R√2। ये VA VB निकल आया, हमको VB माइनस VA चाहिए, तो यहां पर VB
माइनस VA कर दे रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, इसको जब इसमें से ये घटाओगे तो Q1 वाला टर्म एक साथ ले रहा हूं, और ये जो कॉमन है इसको बाहर निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 को मैंने बाहर लिख लिया, यहां मिला 1/r रूट r भी बाहर ले लो, ठीक। और ये मिला कितना, 1/√2, और यहां से मिला आपका -1/-1। ध्यान से देखना, VB में से VA घटा रहे हो तो Q1 इसमें से सब कॉमन ले लिया, देखिए तो 1/√2 मिला, और यहां से मिलेगा -1, ठीक। बंद करो इसको। अगली बात करते हैं, जो हम Q2 के लिए बात कर रहे हैं, तो Q2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से कॉमन ले लिया Q2/r, ठीक है। अब यहां पर मिला कितना, 1, और यहां कितना मिला, 1/√2। ये देखिए, घटाने के बाद एक्सप्रेशन सावधानी से करिएगा। अब इसको, इस वाले एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जो जो कॉमन चीजें हैं वो हम निकाल लेंगे इसमें से बाहर, और बाकी मामला सलटाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r तो कॉमन था दोनों में, तो LCM ले लो, तो LCM ले लिया तो आ गया √2r, ये LCM यहां भी लिया है, √2r। यहां वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्व करोगे, Q2 - Q1 इंटू √2 - 1। ये देखिए वैल्यू आ गई, इसको ध्यान पूर्वक सॉल्व कर लेना है। LCM वगैरह लोगे, जो कॉमन है कॉमन में चला गया, LCM लोगे √2, ये आ गया आपका 1 - √2, √2 - 1, इसीलिए -1 बीच में वैल्यू लग गई, Q2 - Q1, √2 - 1। बढ़िया। अब आगे की बात करते हैं वर्क डन। अब वर्क डन रहा AB का, जो कि ये वैल्यू लिखी थी Q इंटू VB माइनस VA, Q लिखा और साथ में पूरा एक्सप्रेशन। तो Q को हम बाद में लिख देंगे, पहले लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 - 1 एंड Q2 - Q1 अपॉन √2 इंटू R, दिस इज इंटू Q। दिस इज योर आंसर। तो करने का पूरा मेथड जान लीजिए, और बाकी कैलकुलेशन तो आप बढ़िया तरीके से कर ही लेंगे। तो ये मैं हटता हूं, और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। ये सवाल आपके सामने ये रहा, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले सवाल की चर्चा करते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला टॉपिक। यहां पे कह रहा है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, और इसमें जो हेडिंग है देखिए क्या है, चार्ज स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल क्या होती है, फुटबॉल, अंदर से खोखली, कंडक्टिंग शेल है, जो भी चार्ज देंगे सारे का सारा उसकी सरफेस पे आ जाएगा। तो ये अगर कंडक्टिंग शेल है तो यहां आपने इसको चार्ज दे दिया जैसे। अब यहां 3 चार्ज मान लीजिए Q दे रखा है, तो इसका सेंटर है। 3 सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो आउटसाइड जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो, दूसरा जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, और इनसाइड जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो। 3 जगह पोटेंशियल मिलेगा। तो तीनों जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा, उसकी बात चीज लिख लेनी चाहिए। यहां की बात करें तो पोटेंशियल कितना है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इस पॉइंट की बात करें तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और फिर हम अंदर की बात करें तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहता है। आपको मालूम है जो स्फेरिकल शेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहता है। तो ये जो पोटेंशियल सरफेस पे है, यही पोटेंशियल आपका थ्रू आउट दी शेल होने वाला है, Q/R। तो ये तीनों जगह के पोटेंशियल आपको यहां पर मिल गए। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो यहां ग्राफ भी बना सकते हैं। देखिए जहां पर R = R था, यानी सरफेस पे, वहां तक तो हमारा सेम पोटेंशियल था। सेम पोटेंशियल मतलब ये, तो यहां पर आप लिख सकते हैं V थोड़ा सा पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये वैल्यू जो ऑन द सरफेस है। दूसरी इसके बाद
इस तरह से ड्रॉप होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, क्योंकि 1/R के प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है। यहां पर आप दिखा सकते हैं वोल्टेज, यहां पर दिखा सकते हैं दिस इज R, और ये रहा ओरिजिन। ये ग्राफ है। इस तरह के ग्राफ आपको बिल्कुल आइडिया होने चाहिए, होंगे भी, मैं आपको याद दिला रहा हूं। तो ये आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। मैं एक कदम और आगे चलता हूं आपको लेकर। यही सारी बातें इस स्लाइड में देखिए बोली गई हैं और वो मैंने आपको समझा दी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े सरल रहते हैं, कोई दम नहीं है, लेकिन पूछे बहुत जाते हैं। तो ए स्फेरिकल ड्रॉप, ये वाटर की है, कैरिंग ए चार्ज ऑफ, ये स्फेरिकल ड्रॉप है, इसकी कोई रेडियस होगी, ये इसका सेंटर, और इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁻19 कूलम, हैज ए पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। इस पे पोटेंशियल कितना है बेटा? 500 वोल्ट का। एज इट सरफेस, इसकी सरफेस पे, वॉट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप? रेडियस ऑफ द ड्रॉप क्या रहेगी? तो उसकी जो पोटेंशियल रहा V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R इज द पोटेंशियल। सारी वैल्यू रखें और R निकालो। R हो गया Q/4πε0 इंटू ये पोटेंशियल वैल्यू रखो तो 1/4πε0 का हो जाएगा 9 × 10⁹। Q था 3 × 10⁻⁻19 और V था 500। सॉल्व करोगे 5.4 × 10⁻12 मीटर। ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया है। अब आगे की बात करते हैं, जो ये बता रहे हैं वो देखते हैं क्या ये बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, हो गया ये। इफ 2 ड्रॉप्स ऑफ द सेम चार्ज आर दी एंड द सेम रेडियस कंबाइंड टू फॉर्म, ये 2 ड्रॉप थी, आपस में मिलकर इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ठीक इन सबका दोनों का स्मॉल r, ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, और ये फाइनल बन गई बिगर ड्रॉप। सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द न्यू, इसमें पोटेंशियल कितना है? बिगर ड्रॉप की बात कर लें, VB, ये हमको यहां पर निकालना है। तो वॉल्यूम एक ड्रॉप का क्या रहा अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप लिख देता हूं, दोनों SS हैं। स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³, इसकी रेडियस R है, जैसा हम लोगों ने बातचीत की है। बड़ी ड्रॉप का रेडियस क्या हो जाएगा? 2 ड्रॉप मिली है और उससे देखते हैं क्या हो जाता है। टोटल वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो ये दो बार ये प्लस ये करोगे 8 आ जाएगा, तो 8/3πr³। यही वॉल्यूम आपका बिगर ड्रॉप का है। तो बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3πr³ और ये बराबर आ गया है 8/3πr³। अब यहां 4/3 से काट दो तो 2 बचा, तो r की वैल्यू हो गई 2⁻⁻1/3r। ये रिलेशन हमारा कैपिटल और स्मॉल r में आ गया है। अब आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो इसका जो पोटेंशियल लिखोगे बिगर ड्रॉप का, लिखोगे 1/4πε0। टोटल चार्ज कितना है? इस पे जो चार्ज था, चार्ज दिया है, Q था इस पे, Q था इस पे, तो 2Q इस पे हो जाएगा, तो 2Q/r³। r³ की इसका रेडियस है। अब देखिए ये वैल्यू हो गई 9 × 10⁻9-19, ये 9 × 2 × 3 × 10⁻⁻19, और ये कैपिटल R का मतलब था 2⁻⁻1/3 × R, और R आपने यहां से निकाली, इसकी वैल्यू और पुट कर दीजिए आप। तो मैं इसी के नीचे ले आता हूं 9 × 10⁻9 × 2 × 3 × 10⁻⁻19 अपॉन 2√3, मतलब पावर 1/3 इंटू R की वैल्यू है 5.4 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 794 वोल्ट। ये आपका आंसर
आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस कैलकुलेशन को इतना ना करा जाए इसलिए हम एक और तिकड़म भी लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बच्चे वो शॉर्टकट याद कर लेते हैं, आप भी याद कर लीजिए, करना तो MCQ ही है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले इधर लेके इसको आते हैं, इस VB को आप क्या लिख रहे हैं, 2 को मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन ये 2 की पावर 3, और ये सॉरी ये आपका था R, कहाँ पे लिख दिया, R क्यूब क्यों लिख दिया है, R है ये, तो 2Q इंटू R। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं 2/2 की पावर 1/3 निकाल दूं ऐसे, तो ये वैल्यू क्या बच जाती है, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और ये पोटेंशियल तो एक ड्रॉप का था, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल अपॉन 2 की पावर 1/3। और Vs की वैल्यू 500 रख सकते हो क्योंकि 500 दिया था सवाल के अंदर, तो इसको 2 इंटू 500 अपॉन 2 की पावर 1/3 से भी निकालोगे, यही वैल्यू मिलेगी 794 वोल्ट। आसानी से काम हो गया। अब यहां मान लीजिए n ड्रॉप्स होती, ये तो 2 ड्रॉप की कहानी थी, सेम चार्ज n ड्रॉप्स पर, तो आप क्या करते, यहां पर क्या लगा देते n, और ये वैल्यू 1/n आ जाती, उस तरीके से काम कर लेते। बात समझ में आ रही है हमारी, तो 2 ड्रॉप थी ना इसलिए 2 आया है। अगर n ड्रॉप्स होती तो 1 + 1 प्लस करते n टाइम्स, तो यहां पर n आ जाता, और यहां पर वैल्यू क्या आ जाती, 2 की पावर, ये जो लग रहा है ये 2 की पावर 1/3 जो चल रहा है, ठीक, क्योंकि ये जब भी आप निकालते एक n फैक्टर यहां और आ जाता है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप वो याद ही कर लें। जैसे एक वॉल्यूम होता है एक का 4/3 पाई r³, और n ड्रॉप्स हैं, छोटी वाली, बड़ी वाली 4/3 पाई r³। तो देखिए 4/3 पाई कटता, और r की वैल्यू कितनी होती, n की पावर 1/3, और ये रहता आपका r। ये देखिए ऐसे आता, तो यहां पर जो बड़ी ड्रॉप होती, इसको याद करा जा सकता है, वो रहता n, और स्मॉलर ड्रॉप अपॉन ये फैक्टर आता नीचे n की पावर 1/3। तो ये वैल्यू देखिए क्या बन जाती, VB n1 - 1/3 इंटू VS, तो ये हो जाता n 3 में से 2 यानी 2/3 इंटू VS। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, याद करना ही चाहिए बल्कि तेजी से निकालने के लिए, ठीक। अब यहां पर इन्होंने 2 ड्रॉप दी थी, तो पूरा सवाल ना करके हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेते, फॉर n = 2, क्योंकि 2 ड्रॉप हैं, तो VB की वैल्यू कितनी हो गई, n की जगह आपने 2 रख दिया, 2/3 इंटू VS, यानी 2/3 इंटू 500। अब आप निकाल लीजिए इसका 4 की अंडर रूट करते हुए, और ये वैल्यू देखिए यही लिखी हुई है, 1 - 1/3 का मतलब 2/3, और ये वैल्यू अगेन 794 वोल्ट आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले को, शॉर्टकट वाले इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। ऐसे सवालों में बच्चे याद ही करते हैं, क्योंकि नीट में सवाल निकले, कॉन्सेप्ट पता हो, सवाल निकले और तेजी से निकले, ये भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो खैर इस चीजों को आप याद कर सकते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग, इसको नीचे लाता हूं जिससे आप नोट कर पाइए। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, तो मैं इसको रोकता हूं जिससे पूरा प्रोसेस भी आप समझ जाएं और तेजी से जो निकालना उसको भी कर पाएं। तो पॉज करके नोट करें, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, और ये पूरी वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चलिए अगली बातचीत को हम लोग लेके चलते हैं। अब हम लोग स्फीयर्स लेके आते हैं जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। देखिए ठोस गोले, तो वो जो गोला है हमारे पास वो इस तरह का ठोस गोला है और ये नॉन कंडक्टिंग है। ध्यान रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग क्यों बेटा? क्योंकि जब इसको चार्ज दोगे ना, तो जहां पर चार्ज दोगे वहां पर चार्ज बैठ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, भरा है चार्ज। अगर ये कंडक्टिंग गोला होता तो चार्ज देते तो उसकी सरफेस पे चला आता, अंदर रुकता ही ना। तो इसे बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। अब इस कहानी में इसके सेंटर से हम लोग बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे,
पोटेंशियल निकालेंगे, इसके सरफेस पे निकालेंगे और अंदर की तरफ निकालेंगे। तो वही कहानी हो गई, R इज इक्वल टू कैपिटल R इसका रेडियस है, ये R की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी और ये R की वैल्यू कैपिटल R से छोटी अंदर, तीनों। तो ये आउटसाइड यानी यहाँ की कहानी 1/4πε0 Q/R एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे R स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दो तो ऑन दी सरफेस आ गया। लेकिन कांड तब होता है जब ये आपके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आ जाता है, तो फॉर्मूला बदल जाता। मान लीजिए यहां आ गया, तो फिर आप इसको निकालते हैं दूसरे तरीके से जिसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। उस समय हम फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, V इनसाइड 1/4πε0 Q/R 3/2 माइनस हाफ R स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, यहां पर आप स्मॉल r बराबर 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल आएगी। देखिए 3/2 1/4πε0 Q/R। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए 3/2 जो सरफेस पे पोटेंशियल था, ये सरफेस पे पोटेंशियल था, उसी का 3/2 कहां पर, सेंटर पर। तो VC इज इक्वल टू 3/2 VS। ये आप कुछ जो चक्करबाजी है इसको पकड़ के रखिए, बड़ी काम आती है। अब इसी का ग्राफ इनका बना लिया जाए, तो देखिए ग्राफ कैसा बन जाता है, अगली स्लाइड में आप ग्राफ देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए सेंटर पर जब आप थे, ये देखिए सेंटर पर, तो आपका ये वैल्यू मिल रहा था 3/2 1/4πε0 Q/R। फिर आप सरफेस पे पहुंचे, ये R बराबर R है, सरफेस वहां पर मिला 1/4/2 Q/R। और इसके आगे जब बढ़े आप, V आउटसाइड, ये है R बराबर ग्रेटर R। तो इसके लिए आपका V आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मिल रहा है, इस फॉर्मूले से दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी ग्राफ वगैरह के ऊपर भी सवाल आ जाते हैं जो हमको तैयारी रखनी चाहिए। अब मजेदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई मान लीजिए कोसेंट्रिक शेल्स हैं, एक नहीं दो तीन है, दो हैं, तो वहां पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए चलते हैं अगली तरफ जहां कोसेंट्रिक सेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ कोसेंट्रिक सेल्स। तो यहां देखिए एक शेल है, ये एक शेल है जिसकी रेडियस A, और दूसरी ये शेल है जिसकी रेडियस B। और यहां ऑब्वियस डायग्राम से कि B इज ग्रेटर देन A, जिससे कि आप समझ पाए अंदर कौन है बाहर कौन है। दोनों पे आपने चार्ज दे दिया, अंदर वाले पे Q1, बाहर वाले पे Q2। और आप तीनों जगह, तीनों का मतलब एक सबसे बाहर पॉइंट C पर निकालना चाहते हैं पोटेंशियल, उसके बाद आप निकालना चाहते हैं सपोज करिए इस पॉइंट पर अंदर, अभी देखेंगे हम लोग, और तीसरा और अंदर, तीन पोजीशन यहां पर लेंगे हम लोग। एक C ले रहे हैं, एक इन दोनों के बीच में ले लेंगे हम लोग, और तीसरा हम ले लेंगे इनसाइड की बात कर लेंगे, अंदर की, यहां कहीं ले लो ऐसी। तो ABC पोजीशन देखेंगे। अभी हम आउटसाइड की बात अगर हम करें, पोटेंशियल एट C जो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, B से भी बड़ी है, तो बाहर हो गया ये, है ना। तो R इज ग्रेटर देन B, VC। तो VC के लिए ये जो स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल, इसके बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1 वाला और 2 वाला दोनों जो पोटेंशियल बनाएंगे, दोनों को जोड़ देना है। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4πε0 इंटू नीचे R। क्योंकि यहां जो VC पर पोटेंशियल होगा, V1 प्लस V2 करोगे आप, ये V1 से भी बाहर है, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R और 1/4πε0 Q2 अपॉन R। इन दोनों को जोड़ोगे ये वैल्यू आ जाएगी बाहर पे, क्योंकि आउटसाइड द सरफेस हम जानते हैं क्या कहानी होती है। अब यहां पर आ जाइए, पोटेंशियल एट पॉइंट B, ये B पर है। इसका मतलब है कि R A से तो बड़ा है लेकिन B से छोटा है, तभी यहां पर आप फिट होंगे जाके। ये देखिए, अब इस केस में क्या होगा कि ये जो गोल स्फेरिकल शेल है, इसके तो ये आउटसाइड है लेकिन इसके इनसाइड है। तो ये आउटसाइड होने की वजह से फॉर्मूला क्या लग गया, ये V1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R, ये जो डिस्टेंस R था। अब इस वाले बड़े वाले के लिए जो सरफेस पे पोटेंशियल होता वही यहां मिलेगा। हम जानते हैं एक शेल, चार्ज शेल के अंदर जो सरफेस पे पोटेंशियल होता वही उसके अंदर सेम रहता है। तो इसके लिए वैल्यू हो गई आपकी
v2 वाली q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रेडियस b आ गई, इन दोनों को जोड़ दीजिए, vb q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ये कहानी b पर हो गई। अब हम इसके अंदर यहां कहीं आना चाहते हैं, अगली स्लाइड के अंदर यहां पर देखिए, अब है r इज लेस देन a, तो अब ये अंदर वाले शेल के भी अंदर है, बाहर वाले के शेल के भी अंदर है, तो सरफेस पे जिनका पोटेंशियल जो होता है वही अंदर रहता है। जोड़ दो q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल होगा वही यहां पर होगा, और इसके लिए जो यहां पोटेंशियल है वही यहां होगा, तो q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। इस तरह से टोटल पोटेंशियल निकालने का प्रोसेस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पकड़े रहिएगा। चलिए अगला कदम उठाते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किस तरह का मोशन होता है चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो हम ये जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक फोर्स लगता है Q इंटू ई, जिसे इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो ई एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो गया। दूसरा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, और एफ होता है एम ए के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम। तो ये देखिए एक्सेलरेशन हो गया क्यू ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। मान लीजिए किसी चार्ज को ए से बी तक मूव किया जा रहा है, या वो जा रहा है इस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो शुरू में तो उसका पोटेंशियल वेलोसिटी जीरो था, तो अगर v इज इक्वल टू ए प्लस ए टी लगा दें तो v हो गया जीरो, एक्सेलरेशन यहां से मिल जाएगा क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, जिसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, क्यू ई एम इंटू टी। यही अगली स्लाइड पे आपको दर्शन हो जाएंगे। खैर इसको मैं लिख देता हूं यहां, ये देखिए v इज इक्वल टू क्यू ई टी अपॉन, ये कहां से आया, जब आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे थे, तो यहां से यहां तक जाने में जब बी पर पहुंचा है तो उसके पास एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है, इतनी गेन की है काइनेटिक एनर्जी। और यहां से यहां तक जाने में कितना उसको वर्क डन आपने किया, तो वो वर्क डन किया क्यू इंटू डेल्टा वी, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहां से वेलोसिटी अगर निकालें तो क्या लिख सकते हैं, 2q डेल्टा वी अपॉन एम रूट के अंदर। इसी बात का यहां पर इस्तेमाल कर लिया गया है, इसके बराबर हो गया, कोई परेशानी नहीं है, बस आप याद रखिएगा। अब अगर हमें मोमेंटम निकालना है, क्योंकि बी पॉइंट पे पहुंचा है, रफ्तार है उसके पास, तो मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो ये अगर याला वी लोगे तो m इंटू वी हो गया, याला वी ले लो तो m इंटू दिस वन अंडर रूट 2mq डेल्टा वी। तो ये कई जगह आपको मोमेंटम निकालने को बेटा पूछते हैं, इसलिए आप इस फॉर्मूले को एकदम तगड़ा तरीके से याद कर लीजिए, नोट्स बना के लिख लीजिए अपने हाथ से। जो बच्चा अपने हाथ से नोट्स बनाता है उसका रिटेंशन औरों के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा होता है। कोई टीचर दे रहे हैं, कोई मैडम दे रही है, कोई सर दे रहे हैं आपको नोट्स, ठीक है ले लीजिए, बुरी बात थोड़ी है, लेकिन उस नोट्स से आपका जबरदस्त फायदा होगा, इसमें शंका है। उस नोट्स की मदद से अपने नोट्स कॉपी पेस्ट करने को नहीं बोल रहा हूं कि वो देख के लिखने लगे जैसे होमवर्क करते थे 2 साल पहले, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप पढ़ें, उसका सहारा ले लीजिए उनके नोट्स का और अपने नोट्स बना डालिए। इट विल टेक सर्टेन टाइम, ज्यादा नहीं, लेकिन रिवीजन के समय आपको वो एकदम से स्प्रिंग की तरह आप दबते जाएंगे, लगेगा दूसरे आगे जा रहे हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन 5वें महीने में यू विल जंप। बाकी लोग स्लो चलेंगे, आप जंप कर जाएंगे, क्योंकि आपने जब पढ़ लिया पूरा तो रिवीजन आप फटाफट करेंगे। और नीट में रिवीजन कितने होने चाहिए, मेरे हिसाब से तो 10 बार से कम रिवीजन नहीं होना चाहिए आपका। 10 टाइम्स रिवीजन मस्ट है, आप ज्यादा कर सके ज्यादा करिए, 10 से कम रिवीजन में तो आप ना पकड़ के चलिए कि काम बनेगा, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हाई है, धकाधक सवाल निकालते हैं बच्चे। खैर आप समझ गए होंगे। तो ये आप P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mq इंटू डेल्टा वी का फॉर्मूला घोंट लीजिए और लगा मारिएगा जहां भी मोमेंटम पूछा जाए चार्ज का। आगे बातचीत को बढ़ाते हैं बेटा, और यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल बताया था, जो Q इंटू डेल्टा वी हो जाएगी, जो मैं समझा चुका हूं। A से B जा रहे हो तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू Q इंटू डेल्टा वी के बराबर ही होगी।
अब आता है अगला न्यूमेरिकल बेटा। तो ये लिखा है ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द बुलेट हैज ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम through what potential it will be accelerated starting from rest to acquire the same speed। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, q इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हमें डेल्टा वी निकालना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू हो गई एम वी स्क्वायर अपॉन 2q। m है 2 ग्राम 2 इंटू 10 की पावर -3। v स्क्वायर की बात करें तो v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, आगे 2 लिखा, और Q की बात करते हैं जो कि 2 माइक्रोकूलम। ये देखिए, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, या आप कह सकते हैं 50 किलो वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। कोई इसमें समस्या, ऐसे सब सवाल आते रहते हैं और आप बड़ी तेजी से कर पाएंगे। मैं हटता हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे फिर लेके हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और जैसा आप जानते हैं, जैसा कैप्शन भी है, वर्क डन बाय ए चार्ज पार्टिकल। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, वर्क डन जब भी निकालना होगा Q इंटू डेल्टा वी निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वर्क डन निकालते हैं तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पकड़ रखा था, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। याद कीजिए, माइनस साइन प्लस साइन की बात नहीं कर रहे, वो ये बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इतना उसकी कहानी थी, ठीक। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो डीवी या डेल्टा वी को लिखा जाता है ई डॉट डी आर। इसका इस्तेमाल, या इसको डेल्टा वी जैसे यहां लिखा है ई डॉट डेल्टा आर, इससे हम डेल्टा वी निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और वर्क डन हमारे हाथ आ जाता है। और आप ई डॉट डेल्टा आर को ई डेल्टा आर कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो आप जानते ही हैं वर्क डन निकल आएगा क्यू इंटू डेल्टा वी से। आइए कुछ बातें और समझ लेते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आर की वैल्यू दे रखी है कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, एक्स आई कैप, वाई जेड कैप और के कैप, जेड के कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही दे रखा है। तो हमें वर्क डन निकालना है, तो क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू ई डॉट आर, क्यू रखा, ई एक्स वगैरह वगैरह वैल्यू पुट कर दी। इससे पूरी चीज हमारी डब्ल्यू चीजें ये वर्क डन निकल आई। अब ध्यान रखिएगा, अगर ए से बी में जा रहे हैं तो हम कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन सा रास्ता पकड़े मतलब ही नहीं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन से उनका मतलब होता है, दैट्स ऑल। तो इस वजह से कोई भी पाथ पकड़िए, सारे वर्क डन आपके ऐसे ही आएंगे। अब एक मजेदार चीज और आती है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने चार्ज की एंट्री करा दी, तो उसका पाथ क्या होगा भाई। ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की दिशा में है, ऐसे ऊपर, और ऐसे चार्ज घुस रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, तो ये कैसा सीधा चलेगा, कहीं और जाएगा? तो आप देखेंगे ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। कैसा? पैराबोलिक पाथ। अभी हमको पता कैसे चला, अभी दिखाते हैं आपको। तो ये है व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलरली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल की एंट्री हो रही है इसके 90 डिग्री पर। ये समझ लो कोई चार्ज होगा जो एंट्री मार रहा है 90 डिग्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो जब ये एंट्री मारेगा तो ये फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगाएगा, QE। तो जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा F बराबर QE, वो y एक्सिस पे होगा। एक्सेलेरेशन, भाई फोर्स लग रहा है तो एक्सेलेरेशन देगा, तो ये एक्सेलेरेशन जो लगाएगा y में, लेकिन x में तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, x तो बढ़िया चलता जा रहा है। तो x की इक्वेशन क्या बन जाएगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये रही इसकी इक्वेशन, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कैसी? एक्स एक्सेस के अलोंग। बात समझ में आई ना? एक्स एक्सेस के अलोंग स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहां पर नो एक्सेलेरेशन, कोई एक्सेलेरेशन नहीं था इस डायरेक्शन में। दूसरी बात की जाए वाई एक्सेस की तरफ, तो ये एक्सेलेरेटेड मोशन है और इसमें एक्सेलेरेशन लग रहा है कितना, हमने निकाल चुके हैं कि ए की वैल्यू होती है, इससे ही निकाला था पीछे अभी, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम।
तो v इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं y, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये रहता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को y एक्सेस लिख लिया, u 0 था, हाफ a की जगह क्यू ई अपॉन m, और रहा टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो गई हाफ क्यू ई अपॉन m, और इस t की जगह यहां से वैल्यू निकाल ली, t बराबर एक्स बाई यू। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये देखिए इक्वेशन आ गई किसकी, इसकी ट्रेजेक्टरी की। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय दी चार्ज पार्टिकल। और यहां साफ सुथरे ढंग से हमको दिख रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाकी चीजें u, e, q, m, हाफ, ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या साबित करता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यानी ये क्या करेगा, आपका पैराबोला बना देगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ये। तो ये बात पकड़ के रखिए, और ये छोटी सी बात, ये सब कहीं भी आए तो बड़े प्यार से इसको लगा सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मैं हट जाता हूं, बाकी बातें और करूंगा। खैर, अब आपके मन में ये आ गया है कि भाई ये आगे बढ़ रहा है, मान लीजिए इस ए पॉइंट पर हम इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं कि भाई कितनी वेलोसिटी उसने पकड़ रखी है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम इसका vx वाला वेलोसिटी निकालेंगे और vy वाला वेलोसिटी निकलेंगे, और दोनों को वेक्टोरली जोड़ देंगे। तो vx वाला वेलोसिटी तो वही होगा जो शुरू में हॉरिजॉन्टल दे रखा था आपने, क्योंकि उसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, वो u बना हुआ है। और vy हमें निकालना पड़ेगा, तो vy क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी, u है 0, तो यहां पर vy की वैल्यू हो जाएगी, u 0 है, a हो गया क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ये अभी इन दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट ले लो। ये देखिए आगे लिया हुआ है, तो ये आप देख पाए vx हो गया u, vy हो गया दिस वन। ये vy कैसे आया था, vy इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू थी क्यू ई अपॉन एम और इंटू टी। अब इन दोनों का ये देखिए vx आ गया, ये vy आ गया, इन दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया। यानी कहीं पर भी आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, पकड़ लेना। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अभी डायरेक्शन भी करनी पड़ेगी बात। तो डायरेक्शन क्या होता है, tan अल्फा बराबर vy अपॉन vx। तो देखो tan अल्फा बराबर vy अपॉन vx, क्यू ई टी अपॉन एम यू, इसी को डिवाइड कर दिया vy को vx से, और ये फॉर्मूला आप घोंट लेंगे तो कहीं पूछे तो खटाक से आप आंसर बता सकते हैं। और आपकी मेमोराइजेशन ताकत तो होती ही है, तभी ये इतनी तेजी से सवाल निकलते जा रहे हैं फटाफट। तो ये आप पकड़े रहिए, जहां भी पूछा जाए लगा के छुट्टी करिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं साहब, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लिखा है, ए बॉल ऑफ मास m having a charge q is released from a rest in a region where a horizontal electric field exists। ये horizontal electric field है, और एक बॉल आपने क्या की है, यहां कोई पकड़ी है बॉल, इसको आप छोड़ दिए हैं, मतलब नीचे गिरेगी ये। आप ये जान रहे हैं, मैं थोड़ा सा, इसका जो वेट है ना, ये नीचे काम करेगा mg, इतना हमें पता है। इस तरह से बॉल जाएगी, y एक्सेस ले लो, और ये इस दिशा में कैसी है, x एक्सेस ले लो। यहां पर एक फोर्स लगेगा क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं डायरेक्शन में, निगेटिव मानोगे इधर लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या पूछ रहा, आप देखते हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक है इसकी वेट की वजह से फोर्स, वो भी तो फोर्स होता है। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों 90 डिग्री पर लग रहे हैं। तो मैं पहले की बात करूं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहा बेटा, बोलो, रिजल्टेंट फोर्स जो कि F होगा अंडर रूट mg स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा पूछा फाइंड द ट्रेजेक्टरी, यानी ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो एक्स वाई निकाल के दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, तब पाथ हमको मिलता है। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए हम एक्स पकड़ते हैं, एक्स डायरेक्शन में क्या घटना घट रही है। तो एक्स में एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं पहले इन एक्स डायरेक्शन,
आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, तो इसकी जगह x लिखा, ये 0 आ गया, इनिशियल 0 था, हाफ लिखा, a की जगह वैल्यू आ गई क्यू ई एम अपॉन इंटू टी स्क्वायर। y एक्सेस की बात करेंगे तो यहां पर भी देखिए एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि ये mg इसका वेट लग रहा है इन y डायरेक्शन। फिर आप लगा दीजिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया y, इनिशियल 0 था, यहां पर एक्सेलरेशन जी टी है, तो ये y की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को हमको आपस में मिलाना पड़ेगा, तब एक पाथ की इक्वेशन या ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आएगी। तो हम क्या करते हैं, t को भगाना, डिवाइड कर दो, बस काम खत्म करो। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो ये y अपॉन x और y की वैल्यू हो गई हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन हाफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। हाफ हाफ कट गया, टी स्क्वायर कट गया। अब वैल्यू क्या आ गई, m ऊपर चला गया, g पहले से था, नीचे है q इंटू ई। तो इक्वेशन क्या बनी, y इज इक्वल टू एम जी, ये g है, इंटू क्यू ई इंटू एक्स। अब देखिए यहां पर mg और qe कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, q कांस्टेंट, e कांस्टेंट। तो क्या यहां से रेफरेंस मिला, y इज प्रोपोर्शनल टू x। y इज प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या है कि ये लीनियर फंक्शन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पाथ आपको मिलेगा, ये सीधी रेखा में भाई साहब ये गोला चलेगा, क्योंकि दो फोर्सेस अप्लाई, नीचे अप्लाई हो रहा है एक्सेलेरेशन और एक बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है, तो ये इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से इसको नोट कर लीजिए, इस बड़े अच्छे सवाल हैं और आपके एग्जाम, आपके नीट में ऐसे ही पूछे जाएंगे और औरों से आगे आप तभी रह पाएंगे। अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और शानदार परफॉर्मेंस कीजिए। इसको ऊपर कर देता हूं, पॉज करके नोट कर सके होंगे, ये साहब आप इसको नोट कर लीजिए। और अब आ जाता है समय 3 क्वेश्चन चैलेंज का, यानी आज के ही टॉपिक के ऊपर आपको 3 क्वेश्चंस में दे रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाने चाहिए अगर ये लेक्चर समझ में आया है। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो वापस लेक्चर के उस पॉइंट पे जाइए, टाइम स्टैंप लगा दूंगा मैं, जिससे पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, उस पॉइंट पे जाइए, समझिए, फिर सवाल कीजिए। सवाल कीजिए जरूर, जैसे कि प्रोसेस होकर दिमाग में फिट हो जाए, तभी सिलेक्शन का सपना पूरा होगा आपका। आपके बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये 3 क्वेश्चन चैलेंज आ गया बेटा, और 3 क्वेश्चन चैलेंज में पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन। फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पहला चैलेंज आपके सामने है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं हटता हूं, 5 सेकंड आपको देता हूं, जिसे पॉज करके आप नोट कर पाएं और इसका जवाब भी मुझे दें। मेरे ख्याल से अब तक आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी 5 सेकंड आप ले लीजिए और पॉज कीजिए, नोट कीजिए और सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। कोई पॉइंट फंसे तो वीडियो के उस पॉइंट को दोबारा आप रेफरेंस की तरह यूज करें, जिससे ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो मेरे ख्याल से आप इसको जरूर कर पाए होंगे। और अगर आपको फिजिक्स आसान भाषा में सीखनी है, वीडियो देख के न्यूमेरिकल निकलने चाहिए, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। ध्यान रखिएगा, नीट में गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको बैलेंस्ड अप्रोच ही काम आएगी। कोई भी एक सब्जेक्ट अपने में फुल नंबर दिलवा सकता है, लेकिन उसकी बदौलत आप कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। जब आप तीनों पे फोकस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। केवल बायो पढ़ेंगे 360 मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी और फिजिक्स भी पढ़नी होगी अच्छे से, क्योंकि अभी 605 610 कहो तो 615 20 तक पहुंच जाएंगे आप। तो ये इसके लिए जरूरी है बैलेंस अप्रोच रखना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए।
और पसंद आने पर अरविंद एकेडमी नीट चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। एंड ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके एक ही जगह सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।